क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल के नाम से। ये जो टॉपिक है ये ज्योमेट्री के अंदर आता है। जैसे कि ज्योमेट्री में हमने इससे पहले किया था, चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो जाती है यूक्लिड ज्योमेट्री, फिर है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, फिर है चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स एंड अब आता है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको जो चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, उसके जो बेसिक्स हैं कि लाइन्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स, बहुत सारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी एंगल्स की। तो वो प्रॉपर्टीज़, और जो चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल्स, उसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको पहले वो सभी पता होनी चाहिए। यहाँ पर वो सब प्रॉपर्टी यूज होंगी, खास करके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जो उनके सब क्राइटेरियाज थे वो सब पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी तो इस चैप्टर की अपनी थ्योरम्स, कुछ अपने बेसिक रूल्स होंगे, और जो लेकिन जो पीछे के हैं वो भी हमारे यहाँ पर बीच में यूज होते हैं। तो इसलिए हमको खास करके लाइन्स एंड एंगल्स और चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स वाला, और जिसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, वो सब पहले हमको क्लियर होने चाहिए। बाकी तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो वैसे सब जानती हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक क्लोज फिगर हैविंग 4 लाइन एंड 4 एंगल। एक क्लोज फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन क्लोज फिगर। प्लेन को लिखा हुआ है कि ये प्लेन बनता है, जैसे कि बोर्ड ही है ना, ये बोर्ड भी एक प्लेन ही है। तो एक क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन क्लोज फिगर, फिगर क्लोज होनी चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन क्लोज फिगर that has 4 sides and 4 vertices। 4 तो साइड होंगी इसमें, AB, BC, CD एंड DA, और 4 इसमें वर्टिसेस होंगे, वर्टेक्स A और दूसरा कॉर्नर वर्टेक्स B, तीसरा वर्टेक्स C और चौथा होगा वर्टेक्स D। जब हम वर्टेक्स वर्ड बोलते हैं ना, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यूज किया जाता है केवल एक के लिए, सिर्फ इस वाले कॉर्नर के लिए वर्टेक्स। और अगर हम वर्टेक्स बी बोलना है तो वर्टेक्स बी, जैसे वो होता है ना सिंगुलर प्लूरल, तो वर्टेक्स करता रहता है सिंगल के लिए यूज। और जब हमें चारों कंबाइंड बोलना है या फिर किसी दो के बारे में बात करनी है, मतलब जब भी हमें एक से ज़्यादा के लिए बात करनी है, तो हम वर्ड यूज करते हैं वर्टिसेस। अब जैसे ही प्लूरल आ जाता है तो क्या यूज करेंगे, वर्टिसेस। तो अगर सिंगुलर है तो फिर वर्टेक्स। अगर मतलब कोई एक की बात कर रहे हैं तो वर्टेक्स लिखेंगे, और अगर किन्हीं 2 की या 3 की या 4 की बात कर रहे हैं कंबाइंड, तो फिर लिखते हैं हम या बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन क्लोज फिगर दैट हैज 4 साइड, जिसमें 4 साइड हो और 4 ही वर्टेक्स हो, 4 वर्टिसेस हो, और 4 ही इसके अंदर क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिला हुआ जो भी एक क्लोज फिगर होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा अंदर जाने से पहले, थ्योरम्स वगैरह पे जाने से पहले कुछ बातें हैं बेसिक जो बतानी होंगी, जरूरी है। इसकी जो टर्म्स होती है मेन, जो हम बार बार को चैप्टर में यूज़ करेंगे, थ्योरम्स में यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ पहले ही। तो सबसे पहले आता है अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स। दो साइड्स तो चारों ही हैं, AB, BC, CD और DA। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपोजिट साइड की। तो अपोजिट साइड मतलब जो आमने सामने की साइड है, अपोजिट साइड जो आमने सामने, जैसे कि AB के सामने कौन सी साइड है, CD। AB के अपोजिट कौन सी मानी जाएगी, CD, और ऐसे ही AD के अपोजिट कौन सी साइड मानी जाएगी, BC। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में अगर हम बात करें, तो अपोजिट साइड्स के 2 पेयर यहाँ बनते हैं, AB के साथ CD, AB और CD, और जो दूसरा अपोजिट साइड का पेयर है एंड AD के साथ कौन सा अपोजिट आ रहा है, BC, और जो उसके आमने सामने के, AD के सामने BC, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड। तो जब भी अपोजिट साइड की बात की जाएगी तो आमने सामने की बात करते हैं, AB के सामने CD और AD के सामने BC। ठीक, दूसरा आता है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट्स मतलब जिनका एक ही कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे ये वाली साइड है, मान लो ये वाला वर्टेक्स किन 2 साइड का वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स A है ये किन 2 साइडों का वर्टेक्स है, AB का भी वर्टेक्स है और DA का भी वर्टेक्स है। तो इन दोनों को बोलते हैं कि एडजेसेंट साइड है।
या ये कह लो कि जो एक दूसरे को टच करती हैं, या ये कह लो जो एक के बाद जस्ट दूसरी वाली अगली आती है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जैसे कि ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। और अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी के एडजेसेंट कौन सी है, भाई बी सी ली ना हमने, तो अब कौन सी आएगी तुरंत, सी डी। और सी डी के एडजेसेंट कौन सी है, सी डी के एडजेसेंट कौन सी हुई, डी ए। और डी ए के एडजेसेंट कौन हुई, साइड ए बी। ठीक, तो दोबारा देखते हैं एक बार। अब अगर हम बात करते हैं ए बी की एडजेसेंट साइड, तो ए बी की एडजेसेंट साइड दो होती हैं। ए बी के साथ एडजेसेंट साइड बी सी भी है, ए बी बी सी। और देखो ध्यान से, ए बी के साथ एडजेसेंट डी ए भी है, ए बी और डी ए। ऐसे ही बी सी के साथ, बी सी के साथ एडजेसेंट साइड सी डी भी है, और बी सी के ही साथ एडजेसेंट साइड ए बी है। ठीक है, ऐसे ही सी डी के साथ देखेंगे हम, सी डी के साथ एडजेसेंट साइड सी बी भी हो सकती है, सी बी बी सी यहाँ पर एक ही बात होती है, और डी ए भी है। ऐसे ही डी ए के साथ एडजेसेंट साइड सी डी भी है, और डी के साथ ए बी भी है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना इस बात को लेकर, सिर्फ जो एक के बाद तुरंत अगली आ रही है वो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, या फिर जिन दो साइड का एक कॉमन वर्टेक्स हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसी तरह होते हैं अपोजिट एंगल। जिस तरह अपोजिट साइड थी ना, इसी तरह होती है अपोजिट एंगल। एंगल ए के ठीक सामने की तरफ कौन सा अपोजिट एंगल पड़ रहा है, सी। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा होता है हमेशा, सी। एंगल ए, एंगल सी, ये तो जानते हैं ना, ये सिंबल होता है एंगल के लिए। एंगल ए और एंगल सी एक अपोजिट एंगल का पेयर बना। ऐसे ही एंगल बी के लिए कौन सा पेयर बनेगा, एंगल बी के साथ बनेगा एंगल डी। एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी। फिर आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल भी जो ए के बाद जस्ट अगला आता है, जैसे कि ए के साथ एडजेसेंट कौन सा होगा, बी। ए के बाद बी आता है तो बी हो गया। अगर बी की बात करें तो बी के साथ एडजेसेंट एंगल होगा सी। अब हम सी से लें अगर, तो सी के साथ एंगल होगा एडजेसेंट एंगल डी, और एंगल डी के साथ एडजेसेंट एंगल होगा ए। तो वही बात यहाँ भी है, डबल डबल। अगर हम ए की ही बात करें तो ए के एडजेसेंट बी भी है और ए के एडजेसेंट डी भी है। ऐसे ही बी के लिए बी के एडजेसेंट सी भी है और बी के एडजेसेंट ए भी है, बी के एडजेसेंट ए भी है और बी के एडजेसेंट सी भी है। ऐसे ही सी के लिए देखो, सी के लिए एडजेसेंट एंगल डी भी होगा, सी के जस्ट बाद का और जस्ट पहले का। सी के साथ बी भी, सी के साथ डी भी। ऐसे ही डी के लिए डी के साथ एडजेसेंट एंगल ए भी होगा और डी के साथ एडजेसेंट एंगल सी भी होगा। ठीक है, फिर आता है डायगोनल। डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स। दो अपोजिट वर्टेक्सेस को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं डायगोनल। वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी से अगर जोड़ दें तो जो लाइन सेगमेंट बना है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल। ऐसे ही बी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, हमेशा याद रखना। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पर कौन कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी। डायगोनल मतलब अपोजिट साइड को, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये मैंने अभी आपको क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है वो बता दी है। और क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के साथ में इसके जो मेन जो टर्म्स हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल और डायगोनल, ये सब हमको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड कौन सी होती हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स और डायगोनल्स। ठीक, इसके बाद एक बात और समझनी है, जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को मगर मान लेते हैं कि फिगर बनाएंगे ना क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल की, तो जो भी नाम रखते हैं ना ए बी सी डी, तो कभी कभी तो ज़्यादातर यही होता है कि क्वेश्चन में हमको फिगर गिवन मिलती है, मतलब फिगर क्वेश्चन में ही मिलेगी लिखी हुई, तब तो वहाँ पर ये नाम भी मेंशन होते हैं ए बी सी डी या फिर पी क्यू आर एस जो भी होगा। लेकिन जब कभी हमको अपनी तरफ से नाम रखने हों किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या फिर किसी भी ट्रायंगल के या फिर किसी भी फिगर के, तो जो भी हमको रखना है वो नाम रख सकते हैं। और चाहे कहीं से भी शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करो ए बी सी डी, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो ए बी सी डी,
ए को आप कहीं भी मान सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जैसे कि आपने कहीं पर अगर ए माना है ना, तो ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, मतलब कि साइक्लिक ऑर्डर में चलने चाहिए। ऐसा ना हो कि ए के बाद बी और बी के बाद आप लोग यहाँ जा रहे हो सी लेने के लिए, नहीं, ए बी सी ऐसा नहीं होना चाहिए। ए मतलब जो कॉर्नर्स रेस्पेक्टिवली एक के बाद एक आ रहे हैं वहीं पर ए बी सी डी होना चाहिए। ए, फिर कौन सा आता है बी, फिर कौन सा आता है सी, फिर कौन सा आता है डी। आपको यहाँ से लेना है ए, तो ए अगर यहाँ पे लिया है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इस तरह से ही हम अगर नाम रखेंगे तो हमको, तो ही हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक, एक बात और बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल भी दो टाइप के होते हैं वैसे तो। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव, एक कौन सा होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो मैंने भी बनाया है यहाँ पर, जिस तरह क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी भी बनाया है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव देखो इस तरह का होता है कुछ, कॉनकेव इस तरह का होगा, है दोनों ही क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी तो 4 साइड और 4 वर्टेक्स हैं, और यहाँ भी 4 साइड और 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। ये तो है कॉन्वेक्स और यह है कॉनकेव, ए बी सी डी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो इसके अंदर ही है, इनसाइड एरिया में है। इस क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों डायगोनल हैं वो इसके अंदर ही है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के जो 2 डायगोनल हैं उनमें से एक ही अंदर है, और देखो ध्यान से एक डायगोनल बाहर आ रहा है, बी डी वाला। ठीक, तो हमारे सिलेबस में, हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में जो क्वाड्रिलेटरल है, वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नॉट द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। हम जो बात करेंगे, जो पूरा चैप्टर जो हमारा है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, कॉनकेव वाला हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैंने जानकारी के लिए बता दिया कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड एरिया में हो, और अगर दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड एरिया में है तब बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और इसको बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और हम स्टडी करने वाले हैं सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। जो भी हमारी थ्योरम्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे, रूल होंगे वगैरह, सब कुछ कॉन्वेक्स के ऊपर होंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लेंगे पहले सभी, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी। चलते हैं आगे। तो अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मेनली क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पर 6 क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पर छः जगह डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, देखो ये सभी नाम हमारे सुने हुए हैं पहले से ही 8th क्लास से ही, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। ये सब क्या होता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सब क्वाड्रिलेटरल से ही बने हैं। ठीक, अब इन सब की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल कब ट्रेपीजियम होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होगा, कब वो स्क्वायर होगा, कब वो रोम्बस होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो हमको यहाँ पर ये पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल कब, ट्रेपीजियम या फिर पैरेललोग्राम या रोम्बस या रेक्टेंगल वगैरह जो भी होगा। और फिर इनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपने अपने थ्योरम्स हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है और जो अब 2023-24 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम मेन इन चारों की बात करने वाले हैं अपने चैप्टर में, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। हाँ, ट्रेपीजियम और काइट का कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में जिक्र आ जाएगा, लेकिन मेन हम बात करेंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर की। रोम्बस भी बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है ना, तो मेन हमारा जो टॉपिक होगा वो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा कहीं ना कहीं। काइट और ट्रेपीजियम कहीं भी एक आध क्वेश्चन में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे वो तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपीजियम के बारे में हम। ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो। देखो ध्यान से, ट्रेपीजियम जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो, ए बी सी डी। अभी मैंने बताया था ना कि नाम हम कहीं से भी रख सकते हैं, ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी,
और ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो, सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और बस ट्रेपेजियम की कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी और नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यही होती है कि इसकी पहचान क्या है। पहचान क्या है कि अगर एक अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है तो द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ट्रेपेजियम। ठीक, फिर आता है पैरेललोग्राम सेकंड, फिर आता है पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग है ना ये 10-12 लेटर्स की, इसको हम शॉर्ट में अब से पैरेललोग्राम को इसमें 2 ये लगाओ सिंबल पैरेलल और फिर जीएम, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन और जीएम लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम। सारी दुनिया में इसको पैरेललोग्राम में पढ़ा जाता है सब। ठीक, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अगर ट्रेपेजियम में तो केवल एक ही पेयर पैरेलल था, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो अपोजिट साइड के, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो तो देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो, ठीक, कुछ इस तरह से बनेगा ए बी और सी डी। अगर दोनों पेयर ए बी पैरेलल टू यहाँ पर किसके साथ होगा? सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम। तो ये मैं आपको केवल इनका जो सफिशिएंट कंडीशन है वही बता रहा हूँ कि कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब होगा? जब अपोजिट साइड का सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो। कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब आमने सामने की जब अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो तो कहा जाएगा पैरेललोग्राम। अब जो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो तो अभी आगे आएंगी, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल तो सिर्फ मैं इनकी पहचान बता रहा हूँ अभी कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल किसी क्या पहचान है मतलब। फिर तीसरा क्या आता है? रोम्बस। पैरेललोग्राम भी हो गया हमारे पास। अब क्या आता है हमारे पास? रोम्बस। अब रोम्बस में क्या है? अच्छा नहीं, रोम्बस नहीं पहले पढ़ेंगे, रोम्बस नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस होता है। पैरेललोग्राम में जो अभी बताया था कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो क्या बोला जाए, तो वो क्या बोला जाता था? पैरेललोग्राम। अब अगर ये अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हों, अगर ये दोनों पेयर पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हों, या ये भी कह लो कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो फिर सिर्फ इतना याद रखो कि अगर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हों, ए बी पैरेलल टू कितना? ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये चारों एंगल हैं, चारों इंटीरियर एंगल 90-90 के हों। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं बताया था कि 90-90 के हों, चारों एंगल अगर 90-90 डिग्री के हों अंदर वाले, तो ये पैरेललोग्राम ही अब क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। मतलब पैरेललोग्राम के लिए तो सिर्फ अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, और रेक्टेंगल के लिए जो पैरेललोग्राम है बस उसी के चारों एंगल 90-90 के हो जाएं तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाएगा। और जो आप सोच रहे हो ना कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, होती तो हैं चारों साइड इक्वल, मगर वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी पहचान तो है ही, उसकी प्रॉपर्टी में उस बात को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद ही करेंगे। अभी फिलहाल तो मैं इसको रेक्टेंगल की पहचान बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे बना। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल, देखो ट्रेपेजियम से पहले पैरेललोग्राम बना, पहले सिंपल क्वाड्रिलेटरल था ना। एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर को हमने क्या किया, अगर हमने एक पेयर को पैरेलल किया अपोजिट साइड का, तो ट्रेपेजियम। दोनों पेयर को पैरेलल कर दिया, दोनों पेयर को पैरेलल कर दिया तो पैरेललोग्राम, और दोनों पेयर पैरेलल होने के साथ साथ एंगल को 90 कर दिया तो रेक्टेंगल। फिलहाल तो हम कड़ी से कड़ी जोड़ते चल रहे हैं, ये कह सकते हैं। जो बाकी बातें हैं वो प्रॉपर्टीज में आएंगी थोड़ी देर बाद। ठीक, फिर आता है स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स के चारों पेयर, अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हों और चारों साइड इक्वल लेंथ की हों,
ए बी बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ईच एंगल 90 डिग्री। तो इतनी बात तो रेक्टेंगल की होगी ना, इतनी बात तो रेक्टेंगल की ही होगी। पहले ट्रेपेजियम, फिर पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी मैंने सारी कहाँ लिख दी अभी, स्क्वायर में। और यहाँ पर अगर ईच साइड भी इक्वल हो, चारों साइड इक्वल लेंथ की हो, ईच साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या बोला जाएगा अब, स्क्वायर। और जबकि रेक्टेंगल में सिर्फ क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। और पैरेललोग्राम में भी वैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मगर उसको भी हम प्रॉपर्टी में लिख देंगे। चाहो तो लिख सकते हो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी ना मैं आपको इन सब को याद रखने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, कि किस में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, किस में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, किस में एंगल 90 के होंगे, किस में बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल, ठीक है ना। सारी बातें के लिए अभी एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा तरीका बता दूंगा, कभी नहीं भूल लेंगे फिर उससे आप। तो पहले मैं इन सबको बता देता हूँ। नंबर 5 क्या आ रहा है हमारे पास, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, लेकिन इसमें जो चारों एंगल है ना, ये 90 के नहीं होते, ये फर्क आएगा खाली। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, और चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। तो ये क्या बोला जाता है फिर, रोम्बस। इसमें चारों एंगल 90 के नहीं होते। तो स्क्वायर में और रोम्बस में बस यही एक फ़र्क है कि अगर रोम्बस के भी चारों एंगल 90 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, तुरंत एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो रोम्बस को फिलहाल, रोम्बस के लिए क्या बताया, चारों साइड इक्वल होती हैं लेंथ में, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं काइट की। वैसे तो खैर काइट हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो काइट भी पढ़ लेते हैं एक बार। काइट में क्या होता है, काइट तो जानते हैं सभी, काइट मतलब पतंग। काइट में एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल होता है। मान लेते हैं ये एडजेसेंट साइड है और ये एडजेसेंट साइड का दूसरा पेयर है। तो एडजेसेंट साइड ए बी और बी सी आर इक्वल, और एडजेसेंट साइड ए डी और बी सी आर इक्वल। यहाँ पर एडजेसेंट साइड होती हैं, इसमें अपोजिट साइड नहीं होती। बाकी सब फिगर्स में अपोजिट साइड थी, इसमें क्या होता है, इसमें होती है एडजेसेंट साइड। तो अगर एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल हैं आपस में, ए बी जो ए बी पेयर है, ए बी जो लाइन है वो साइड है वो बी सी के इक्वल है, और ए डी जो साइड है वो सी डी के इक्वल है, तो उसको बोलते हैं काइट। जब एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल हो तो क्या बोलते हैं उसको हम, काइट। तो ये मैंने तुमको सब फिगर्स के बारे में शॉर्ट में बता दिया है कि किसकी क्या पहचान है। अभी मैं इन सब की एक प्रॉपर्टी है सभी की इनकी, बस काइट को तो उसमें नहीं लेंगे हम, नहीं तो इन सब को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा छोटा सा तरीका बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपको इसमें ही, ताकि उसमें से आप कभी भी ना तो भूलेंगे ना ही कभी भी कोई मिस्टेक होगी। और जब भी आपको कोई डाउट हो कि भाई किस में, कि कौन सी फिगर में एंगल क्या नाम है इक्वल होते हैं या 90 के होते हैं, या कौन सी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी या फिर इक्वल होंगी, डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब बातें। अभी एक छोटी टेबल बनाता हूँ यहाँ पर, उस टेबल में हम समझाते हुए उसको फिल करेंगे कि किस फिगर में कौन सा कैसा है। तब तक के लिए इसको उतार लेंगे आप एक बार सारा। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर।
तो जनरली बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन से रहता है कभी कभी तो कि किस में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल इक्वल हैं, पैरेलल हैं, या अपोजिट एंगल 90 के हैं या इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो राइट एंगल पे करते हैं नहीं, किस फिगर में करते हैं, किस फिगर में नहीं करते हैं। तो उसको ना मैंने इस टेबल में सारा समराइज कर दिया है। ये 4 जो मोस्ट यूज होने वाली फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। और उधर लिख दी इन सबकी प्रॉपर्टीज। नो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है, इससे ज़्यादा कहीं यूज नहीं होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि डायगोनल के जो जहाँ पर डायगोनल कट करते हैं वो 90 डिग्री पे होगा या नहीं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट, मतलब एडजेसेंट्स एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है या नहीं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है या नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने इधर बना दिया है एक पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम पूरा कॉलम समझते हुए, रटना नहीं है, समझते हुए पैरेललोग्राम को पूरा करने वाले हैं। बताओ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑल साइड, चारों साइड इक्वल होती है क्या? नहीं। पैरेललोग्राम में तो सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या लगा देंगे? क्रॉस। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती। अब आते हैं दूसरे कॉलम पे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या? पैरेललोग्राम की, क्योंकि अब बात कर रहे हैं पहले पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं क्या? और इक्वल भी होती हैं क्या? हाँ होती हैं। पैरेललोग्राम तभी तो बनता है ना जब अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड इक्वल भी हो, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 के होते हैं? नहीं होते। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी, हाँ होता है। पैरेललोग्राम के थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल है ये इक्वल होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, कि जहाँ पे कट कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे 90 पे कट करते हैं क्या? नहीं करते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट्स एंगल ये वाला एडजेसेंट इसके साथ ये होगा ना, क्या ये सप्लीमेंट होते हैं? क्या इनका सम 180 होता है? हाँ होता है। याद करो जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो कोई ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री तो होता है। तो एडजेसेंट्स एंगुलर सप्लीमेंट, यस। एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है? क्या ये साइड इसकी इक्वल होती है? नहीं होती, केवल अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। तो ये हमने पैरेललोग्राम के लिए पूरा कर दिया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, रॉन्ग। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, रॉन्ग। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। डायगोनल्स आर इक्वल, रॉन्ग। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रॉन्ग। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, राइट। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रॉन्ग, ठीक। अब फिल करते हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, चलो। ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में जाओ। ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले रेक्टेंगल से बना लेते हैं छोटा सा एक। क्या रेक्टेंगल की ऑल साइड, चारों साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं क्या? नहीं भैया नहीं होती, कितने का है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, हाँ होती है रेक्टेंगल में, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ऑल एंगल्स आर 90, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 90 90 90 ही होते हैं, राइट। रेक्टेंगल के लिए राइट, 90 के लिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट भी इक्वल होंगे, जब चारों 90 के ही हैं तो फिर तो अपोजिट इक्वल होंगे ना। डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो, यस हाँ वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का डायगोनल बिल्कुल इक्वल होता है,
फिर क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट नहीं करते, याद रखना, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर पर कट नहीं करा करते दूसरे को ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम में होता है ना, तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जब जब चारों एंगल 90 90 के हैं तो एडजेसेंट्स एंगल का जो सम होगा वो 90 + 90 180 ही तो होगा, मतलब सप्लीमेंट्री तो ये होगा ही, ये लो राइट। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्या इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं? नहीं, केवल आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स है वही इक्वल है। तो रेक्टेंगल के लिए भी हमने प्रूव कर दिया, क्या नाम, फिल कर दिया है। केवल ये 3 चीज़ें हैं जो रोंग आई हैं। कौन कौन सी? ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं होती। फिर कौन सा है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और ऑल साइड्स आर, सॉरी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी नहीं होता। बाकी सब इसमें प्रॉपर्टीज यस अब यस में आती हैं। अब हम बात करते हैं रोम्बस के ऊपर। रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस थोड़ी देर पहले बताया था। अभी रोम्बस कैसे बनता है हमारे पास, ये बनता है रोम्बस, ऐसे देखो यहाँ से। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ये थोड़ा सही नहीं बना देखने में। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, जब चारों इक्वल है तब तो अपोजिट भी होंगी, इक्वल होंगी अपोजिट भी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं, रोम्बस के चारों एंगल 90 90 के नहीं होते। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ, रोम्बस के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में, रोम्बस के। डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर पर ही कट करते हैं जब ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना, ये कहाँ मिलेंगे दूसरे को, राइट एंगल पर कट करते हैं ऊपर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, इसको बाइसेक्ट भी करेंगे, दोनों डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल भी है। देखो ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल भी है, तो हाँ ठीक है, 180 डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तब तो एडजेसेंट भी इक्वल होंगी। तो रोम्बस में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है जो नहीं वेरीफाई, जो क्या नाम है, नहीं होती है। कौन कौन सी? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री नहीं होता और डायगोनल्स आर इक्वल नहीं होते, ठीक। बाकी सब रोम्बस में होती हैं। अब आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर की बात करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, चारों इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जब चारों इक्वल हैं तो अपोजिट भी इक्वल होंगी फिर तो, यस। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर के चारों एंगल 90 के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब चारों 90 90 के हैं तो अपोजिट तो इक्वल हो ही गई, अपने आप पहले होगी। डायगोनल्स आर इक्वल, यस, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, बाइसेक्ट भी करते हैं। एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट्री, जब चारों 90 90 के हैं तो सप्लीमेंट्री तो होंगे। और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जब चारों इक्वल है तो एडजेसेंट भी इक्वल होंगी। मतलब स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में, ठीक। तो ये मैंने आपको इन 4 फिगर जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं 9th 10th की क्या नाम है ज्योमेट्री में, बता दिए कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है। अब अगर आप चाहो तो इन प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख सकते हो बैठ के, अगर चाहो तो। भाई आपको लिखना है पैरेललोग्राम, तो आप लिख लो अपने आप बैठ के कि ऑल साइड से, बस केवल वो वही लिख लो जो जिन पर राइट लगा हुआ है, जिन पर राइट लगा हुआ है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और एडजेसेंट्स एंगल आर सप्लीमेंट। इस तरह से अगर आप चाहो तो इनको बैठ के राइटिंग में क्या नाम लिख भी सकते हो लैंग्वेज बनाकर, लेकिन मैंने मानता कोई ज़रूरत तो है नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैंने मानता हूँ कि इससे अच्छा और कोई तरीका हो सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और इसको जब आप 2-3 बार
बनाकर देखोगे ना, मतलब कैसे बनेगी ये, पहले आप इसको एक इसका जो फ्रेम है, ये क्या नाम है, ये वाली टेबल, और ये बना के कागज़ पर रख लो पहले तो आप, और फिर इसको बंद करके अपने आप इनको फिल करो सोच के दिमाग से कि कौन से में राइट आना है, किस में रॉन्ग आना है। जब आप 3-4 बार इसको कर लोगे तो फिर आपको आपके माइंड में बैठ जाएंगी प्रॉपर्टी कि किस में क्या होता है, फिर किस में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम बात करते हैं अगली थ्योरम की। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको क्वेश्चन में करते वक्त यूज करने पड़ते हैं। वैसे तो सब पैर से याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सब जानती है पहले से। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360, और द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और ये 2 पॉइंट है, हो सकता है कुछ बच्चे ना जानते हो उनके बारे में, इसलिए बता रहा हूँ। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ध्यान से समझना, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जो होता है ना ट्राइंगल 3 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाला, ऐसे 5 वाले का बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है ना, तो जितनी भी साइड होती है तो इनका कॉमन नेम होता है पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर सारे आ जाते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा है, किसी का नाम अमित है, किसी का नाम विनय है, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम मोहित है, तो नाम सबके अलग अलग है, मगर सब हैं तो क्या हैं, सारे एक स्टूडेंट। तो ऐसे ही जितनी फिगर्स होती है ना, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, फिर 5 अगर साइड हो तो पेंटागन बोलते हैं, और 6 साइड तो हेक्सागन, ऐसे ही सेप्टागन, ऐसे ही ऑक्टागन, हेप्टागन, इस तरह से होते चले जाते हैं आगे तक। तो इन सब जो कॉमन जो इनका सेट है, कलेक्शन है, जो इनका एक कलेक्शन है कॉमन, मतलब बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीगन। तो पॉलीगन ही होते हैं, ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है। तो किसी पॉलीगन के जो एंगल का जो सम है, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। पेंटागन अगर है हमारे पास 5 साइड वाला, अगर हमारे पास एक पेंटागन है, इसे 5 साइड होती हैं ऐसे, तो इसके जो 5 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5, इसके जो 5 एंगल हैं, इनका सम कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला है ये कि अब आपके पास चाहे पेंटागन हो, और क्या कहते हैं कि चाहे हेक्सागन हो, कितनी भी साइड वाला पॉलीगन क्यों ना हो, आप इस फॉर्मूले से उन सब का एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180। आपको पेंटागन के 5 एंगल का सम निकालना है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 5 एंगल का, बट n की वैल्यू 5 होगी ना, यहाँ पर 5 साइड है तो n की वैल्यू 5, यहाँ पे 6 साइड है तो n की वैल्यू 6। तो इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5, देन सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, और n कितना रख देंगे इसके अंदर हम 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 जा 54, 540 डिग्री। ठीक, तो पेंटागन के 5 एंगल का सम कितना होता है 540। ऐसे ही हेक्सागन का निकालना है हमें, तो क्या होगा हेक्सागन के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री, n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 - 2 4, और 18 4 जा 72 डिग्री। तो हेक्सागन के 6 एंगल का सम कितना होता है 720 डिग्री। ये भी तो इस तरह से ही है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के लिए n कितना होता है 3, ट्रायंगल में 3 साइड है ना, तो n कितना होगा 3। रखो वैल्यू फॉर्मूले में, n-2 मतलब 3 - 2, n-2 इंटू 180, तो 3 - 2 1 इंटू 180, तो ट्रायंगल कितना आ गया 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 - 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 180, तो 18 2 जा 360, तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल का भी आ गया 360 डिग्री।
तो हम कितनी भी साइड वाली कोनी, कितनी भी साइड वाला पेंटागन पॉलीगन हो उसके एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इन विच n साइड, जिसके अंदर n साइड हो। ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू 3, क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू 4, पेंटागन के लिए 5, हेक्सागन के लिए 6। अगर कोई 50 साइड वाला भी पॉलीगन हो तो n की वैल्यू 50 रख के भी हम उसकी सम ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ऐसे अगला क्या आता है, नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन इन विच n साइड। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उस पर कितने डायगोनल होंगे। तो डायगोनल जो शुरू होते हैं ना वो क्वाड्रिलेटरल से शुरू होते हैं, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, डायगोनल होता है क्वाड्रिलेटरल में, फिर डायगोनल किसके अंदर होगा, पेंटागन में, और फिर डायगोनल किसके अंदर होगा, हेक्सागन में, हेप्टागन में, ऑक्टागन में, ऐसे चलते रहते हैं आगे तक। तो अगर मुझको क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल निकालने हैं तो n कितना होगा 4, पेंटागन के लिए n कितना होगा 5, हेक्सागन के लिए n कितना होगा 6। n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ साइड, n होता है यहाँ पे, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड। तो अगर तुमको क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल पता करने हो, वैसे तो 2 होते हैं पता है हमको, मगर फॉर्मूले से अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। 4 × 4 - 3/2, तो कितना हो गया, 2 × 4, तो 2 आगे निकल देंगे, सोल्व करो 2 आ जाएगा। तो कितने डायगोनल होते हैं, 4। पेंटागन बताओ कितने होता है, ऐसे ड्रॉ करके पेंटागन बताओ, हेक्सागन बताओ। तो ड्रॉ करने में टाइम लगता है, अरे सिंपल वैल्यू में रखो ना, n की वैल्यू 5 रखो ना वहाँ पे, 5 × 5 - 3/2, 5 - 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 रह गया। तो इसके अंदर होंगे 5 डायगोनल। हमें हेक्सागन का निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल, तो n × n - 3 बाई कितना 2, तो 2 3 जा 3 3 9 डायगोनल होंगे इसके अंदर। तो किसी भी n साइडेड फिगर के अंदर डायगोनल पता करने का तरीका है n 3/2। ठीक है, नोट कर लो इसको। और उसके बाद चलते हैं एक थ्योरम पर। अब हमारी इस चैप्टर के जो मुझको बेसिक कंसेप्ट बताने थे कुछ, वो सब मैंने बता दिए हैं। अब कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, लगभग 8-9 के आसपास कुछ थ्योरम है। और पहले का जो NCERT का जो सिलेबस था ना, उस सिलेबस में तो इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ थे, सबको थ्योरम्स के स्टेटमेंट भी याद रखने थे हमको, और इन सब के प्रूफ भी करने के लिए आते थे एग्जाम में, और प्रूफ भी हम लोग करते थे। लेकिन अब NCERT में क्या कर दिया है कि सिर्फ एक थ्योरम का ही प्रूफ है, हमको सिर्फ एक थ्योरम का ही प्रूफ करना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और प्रूफ उसका आ सकता है। उसके अलावा जो बाकी की 6-7 थ्योरम्स और हैं उनका प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट ही हम लोगों को याद रखना है, समझना है। वो मैं यहीं पर समझा दूंगा। फिलहाल जो थ्योरम जिसका प्रूफ है, फिलहाल मैं उसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ और उसको प्रूफ भी करा देता हूँ अभी सामने बोर्ड पे। इसको अच्छे से कर लें क्योंकि ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, बाकी जो थ्योरम्स हैं उनका सिर्फ स्टेटमेंट ही हमको याद रखना है, वो मैं सब यहाँ लिखवा भी दूंगा और उनको मैं आपको समझा भी दूंगा फिगर में। तो फिलहाल जो थ्योरम है ओनली एक ही थ्योरम है जिसका प्रूफ भी है, वो ये है, नोट करो, थ्योरम द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें एक काम करो, दा के जगह ए लिखते हैं, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि 2 होते हैं डायगोनल, तो ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स, वो डिवाइड करता है इसको डिवाइड करता है इनटू 2, क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कंसीडर करते हैं एक पैरेललोग्राम को, ध्यान समझना, बहुत ईजी है। ये एक पैरेललोग्राम लिया मैंने,
इस पैरेललोग्राम का नाम रखा हमने ABCD और ये इसका हो गया एक डायगोनल AC। तो इस डायगोनल ने जो ये दो ट्रायंगल बना दिए ना अंदर, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हमको। ये तो लिखा हुआ है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है इसको डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD एंड AC इट्स डायगोनल। क्लियर होगी बात। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और AC इसका एक डायगोनल है। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है लिखो भाई, थ्योरम को तो इस तरह करते हैं ना, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है ये लिखने की। टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC को और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और अब आ जाते हैं प्रूफ में, बहुत अच्छी तरह समझेंगे, आसान सा है प्रूफ। देखो जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आता है ट्रायंगल्स को, उनके लिए तो कुछ नहीं है, और जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना नहीं आता या जिनको भी ये पता ही नहीं कि कॉन्ग्रुएंसी आखिर होती क्या है, वो पहले ट्रायंगल जो चैप्टर है वो जरूर कर लेंगे एक बार, उसकी वीडियो भी देख लेंगे एक बार, ताकि उनको पता चले कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कि बिना कॉन्ग्रुएंसी के यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ACD में हम लोग आ गए। तो क्योंकि अपोजिट साइड, या हटाओ, छोड़ो उसको छोड़ो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही हो ऐसे, ये शेप पता है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं या नहीं, ये वाले दोनों एंगल क्या होता है इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो और उनको एक ट्रांसवर्सल तिरछी लाइन कट कर रही हो इस तरह से, तो इन दोनों को हम इक्वल मानते हैं, मतलब होते हैं इक्वल। या फिर इसका जो सिंपल तरीका है कि जब भी कभी ये जेड वाली फिगर बनी हुई दिख जाए कहीं भी कभी भी, तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे। कब, जब भी जेड बन रहा हो दिखे, और वो जेड ऐसे बन रहा हो तो भी, जेड ऐसे बन रहा हो तो भी, जेड ऐसे बन रहा हो तो भी, ठीक। तो यहाँ पर बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर DCAD। तो शॉर्ट में आपको पता है, शॉर्ट में हम एंगल के नाम रख देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, वैसा नाम ले सकते हैं इनका हम BAC DCA, मगर उसमें टाइम लगता है, टाइम बचाने के लिए और थोड़ा सा फ्री हैंड काम करने के लिए इनको हम शॉर्ट में नाम दे देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैंने यहाँ पर इस एंगल को 1 नाम दे दिया है, एंगल 1, और इसको नाम दे दिया हमने एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों है ये इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AB और DC पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बस इतना लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना लिखने में भी, बिल्कुल ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही क्योंकि दोनों पैरेलल थे ना ये वाली, इसलिए अब ऐसे अगर हम इनको देखें, किनको देखें, DACB को, अगर हम DACB की बात करें तो अब भी तो बन रहा है, ये भी तो पैरेलल ही है दोनों साइड, ये वाली, ये भी तो पैरेलल ही है ना, ये भी तो पैरेलल ही है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कहाँ पे एंगल 3 भाई, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर कितना, 4। इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको क्या मान लेते हैं हम, एंगल नंबर 4। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और जो AB है, जो AC है,
ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन। ए सी दोनों में क्या है, कॉमन। तो जब ए सी दोनों में कॉमन है, जब ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जब ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। देखो पहले कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर करना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल वाला। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी ए सी डी। तो हम क्या कहेंगे, thus a diagonal of parallelogram divides it into two congruent ट्राइंगल्स। ठीक हो गया, तो ये सब प्रूव हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। एक तरीका और भी है करने का, चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज किया है ना अभी, ए एस ए, हम उसकी जगह एस 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 भी यूज कर सकते थे, क्योंकि ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो ये जो दोनों साइड है, अगर हम चाहें तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भैया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होते क्या, ठीक है होते हैं बिल्कुल। और ये वाली जो है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या हो गई, ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगी, कॉमन। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। तो ये थ्योरम मैंने आपको करा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। अब इसके बाद में जो है कुछ थ्योरम्स के सिर्फ स्टेटमेंट हम लोगों को लिखने हैं। उन स्टेटमेंट से क्या होगा, उनके ना पहले भी प्रूफ थे, उन स्टेटमेंट्स के पहले प्रूफ थे हमारे सिलेबस में, अब उनके प्रूफ नहीं है। अब उनको सिर्फ स्टेटमेंट ही याद रखना है और उन स्टेटमेंट से ही हम उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम भी यूज होगी क्वेश्चन में वैसे तो, और जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ और साथ में समझा भी रहा हूँ, 6 है वैसे तो, और 6 क्या है एक्चुअल में 3 ही है, 3 तो उनके कन्वर्स हैं, फिर 3 स्टेटमेंट है और फिर 3 ही उनके कन्वर्स हैं। ठीक है, तो पहला लिखते हैं आप, नंबर पहला नोट डाल लेंगे, हेडिंग नोट। पहला ये है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहले इसका प्रूफ भी था, अब प्रूफ नहीं, अब सिर्फ याद रखना है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो इसका ही कन्वर्स होगा। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इफ ईच पेयर of opposite sides are equal, then quadrilateral
देन क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम, विल बी ए देन क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। तो उसका कन्वर्स है ये। पहले क्या लिखा था कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। और फिर क्या लिखा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स का ईच पेयर अगर इक्वल है, मतलब अगर ये तो इसके इक्वल है और ये अगर इसके इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। मतलब अगर अपोजिट साइड्स, मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। इस तरह याद रखते हैं इसको दोनों तरफ से, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एंगल के लिए बात करते हैं। इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अब इसका कन्वर्स, इफ ईच पेयर ऑफ, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, then quadrilateral will be a parallelogram, will be a पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के दोनों पेयर इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। मतलब कैसा देखोगे, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक। इसके बाद आता है नंबर 5 पर, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ, द डायगोनल्स ऑफ, the diagonals of parallelogram bisects each other। अच्छा, bisects each other का मतलब क्या होता है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं और जहां पर ये कट कर रहे हैं तो ये दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब जितना OA उतना OC, यहाँ लिख देता हूँ, जितना OA उतना OC। कोई बच्चों को पता नहीं होता ना कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा डिवाइड कर देना, जितना हाफ ये उतना ही हाफ ये। OA इज इक्वल टू OC, और जितना हाफ ये उतना ही हाफ ये। OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा डिवाइड कर देना। तो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका कन्वर्स, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए, if the diagonals of a quadrilaterals bisect each other, then it will be a parallelogram, then it will be a पैरेललोग्राम। मतलब क्या, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसको डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के तो क्वाड्रिलेटरल फिर एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये 6 की 6 एक दूसरे की, शुरू की 2 एक दूसरे की कन्वर्स हैं, अगली 2 एक दूसरे की कन्वर्स हैं, और अगली 2 एक दूसरे की कन्वर्स हैं, ठीक। तो इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज नंबर 8.1 का इंट्रोडक्शन टोटल कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने सबको आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, उसकी टर्म्स, उसकी कुछ थ्योरम्स, हर क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स होती हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, etc वगैरह, उन सब की प्रॉपर्टीज़, उनके ऊपर कुछ थ्योरम्स, कुछ जनरल फॉर्मूलेज वगैरह सब बता दिए हैं। अब आपका काम है इन सबको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। और बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड देयर हैव द एक्सरसाइज 8.1 कंटेनिंग 7 क्वेश्चन एंड आई थिंक 5 एग्जाम्पल। तो 7 क्वेश्चन है और 5 एग्जाम्पल हैं, उनको करेंगे हम कल अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए इन सभी को एक बार याद कर लेंगे।
और नोट कर लेंगे इनको अपने पास एक जगह। ठीक है, तब तक के लिए बाय।